नमस्कार दोस्तों, लूसेंट जीके की जो सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। लूसेंट जीके को एकदम सरल भाषा में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले के सभी लेक्चर आप देख लीजिए, तभी आगे बढ़िएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है हमें, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा पर्सनल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए @current affairs by रवि लिखकर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। देखिए, हमारे संविधान का जो भाग 5 है, जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था अर्थात या संघ सरकार के बारे में जिक्र किया गया है, आर्टिकल 52 से 151 तक। इसके पहले सभी भाग आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब भाग 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। भाग 5 जो है संघ सरकार, आर्टिकल 52 से 151 तक। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम छोटे छोटे भागों में इसे बांटेंगे। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो भाग 5 है, इसको हमने कितने भागों में बांटा हुआ है? मुख्यतः 4 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से? कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, उसके बाद केंद्रीय विधायिका या संसद, उसके बाद केंद्रीय न्यायपालिका या संघ की न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों अवयव आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, आपके दिमाग में सब क्लियर होना चाहिए। कार्यपालिका का क्या काम होता है? शासन व्यवस्था को चलाना। विधायिका का क्या काम होता है? कानून बनाना। संघ की न्यायालय का क्या काम है? न्याय करना। उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी आप पढ़ेंगे। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसका जिक्र है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्यपालिका से। कार्यपालिका में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? राष्ट्रपति। उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, फिर उसके बाद उप प्रधानमंत्री, फिर महान्यायवादी आप पढ़ेंगे। ठीक है, इतने सारे कवर करने के बाद ही हम संसदीय व्यवस्था पर चलेंगे या संसद पर चलेंगे या केंद्रीय विधायिका जिसे आप कह सकते हैं। तो 3 अवयव आप दिमाग में फिट कर लीजिए: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है? विधायिका का क्या काम है? न्यायपालिका का क्या काम है? ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑलरेडी आपको बताया गया है कि विधायिका का काम क्या है? कानून को बनाना। और कार्यपालिका का क्या काम है? उस कानून के हिसाब से शासन व्यवस्था को चलाना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो मोदी सरकार है, ये कार्यपालिका है। मोदी सरकार, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, ये सब कार्यपालिका के हिस्सा हो गए। फिलहाल उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है इस समय। जबकि लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद आपकी हो गई, ये विधायिका हो गई। और सुप्रीम कोर्ट, ये न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? न्याय करना। और ये भी चेक करती रहती है कि जो कानून बनाया गया है वो कहीं हमारे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे काम है, आगे जब न्यायपालिका अच्छे से पढ़ेंगे आप तो आपको सब क्लियर हो जाएंगे। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मोटे तौर पर आपको बताऊं, जितने भी पैसे गवर्नमेंट खर्च करेगी, कहाँ खर्च करेगी, उसका पूरा हिसाब किताब, पूरा लेखा जोखा कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कैग जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। तो आगे पढ़ेंगे डिटेल में सब। तो फिलहाल पढ़ते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने से पहले 2 बातें आप ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। क्या क्या? कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, मगर अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन है, तब भी राष्ट्रपति ही आंसर होगा। मगर अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि केंद्रीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, तो वास्तव में प्रधानमंत्री ही सारी शक्तियों का आनंद उठाते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे आपके दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर होती रहेगी। तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होते हैं। ये 2 बातों का ध्यान दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक हैं। आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको याद रखने ही हैं। और इसके अलावा और भी आर्टिकल आपको बताए जाएंगे जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं, इसी वीडियो में बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 52 सबसे पहले क्या कहता है? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 52 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, सबसे आसान। आर्टिकल 52 में क्या उल्लेख किया गया है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 58, योग्यता क्या है।
क्योंकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके बाद ही ना आप कार्यपालिका शक्ति पढ़ेंगे, इसलिए सीरियल वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, स्टेप वाइज आप पढ़ रहे हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, फिर आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता का उल्लेख आर्टिकल 58 में किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या नोट कर लीजिएगा। पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो या 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, याद रखिएगा। लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, उसमें वो सारी खूबियां हो जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए होती हैं। और किसी लाभ के पद पर ना हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी लाभ के पद पर ना हो। याद रखिए, हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन कौन से लाभ के पद हैं, मगर आर्टिकल 58 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, ये लाभ के पद नहीं हैं। मगर संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कौन कौन से लाभ के पद हैं। ये संसद को अधिकार दिया गया था कि उन्हें निश्चित करना था कि कौन कौन से लाभ के पद होंगे। तो लाभ का पद आप समझ रहे हैं कि जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, जैसे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वो लाभ का पद माना जाएगा। मगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों का जो पद होता है ये लाभ के पद पर नहीं गिना जाएगा। ये साफ तौर पर आर्टिकल 58 में ये लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 58 जो है वो आपको अच्छे समझ में आ गया, योग्यता से रिलेटेड है। ठीक है, और हाँ ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना है तो उम्मीदवार भी तभी बन पाएगा जब उसके नाम के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। मतलब जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जो लोग राष्ट्रपति को वोट करते हैं, हमारे सांसद और विधायक होते हैं, तो उन सांसदों और विधायकों में से 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार का प्रस्ताव रखें। जैसे मैं अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाह रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ राष्ट्रपति के लिए, तो 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो मेरे नाम का प्रस्ताव रखें और 50 लोग अनुमोदक होने चाहिए, मतलब वो हाँ में हाँ मिलाने वाले हो, हाँ हम इनके प्रस्ताव से सहमत हैं। तो कम से कम 100 सांसदों और विधायकों का सपोर्ट चाहिए किसी भी उम्मीदवार को, तब वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो ये अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और ये वही लोग होते हैं जो वोट करते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, अर्थात हमारे सांसद और विधायक। तो राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख आर्टिकल 54 में किया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी पूरी प्रक्रिया, उसका उल्लेख आर्टिकल 54 में है। सबसे पहले याद रखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है। तो जनता वोट नहीं करती, फिर कौन करता है? जो हमारे द्वारा चुने गए हैं एमएलए और सांसद, वो वोट करते हैं। ठीक है, जनता डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेती है, जबकि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारे जो सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, वो हिस्सा लेते हैं। जबकि लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट हम ही वोट करने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी आगे पढ़ेंगे, इनके चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य आगे पढ़ेंगे उसमें भी हम हिस्सा नहीं लेते हैं। फिलहाल वो छोड़िए, राष्ट्रपति को देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट नहीं करेंगे, आप वोट नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? सांसद और विधायक करेंगे। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य करेंगे। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन करेगा? निर्वाचक मंडल। अर्थात वोट कौन करेगा? हमारे सांसद और विधायक। तो उसे दूसरी भाषा में बोला जाए तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या है? आपको मालूम होना चाहिए, लोकसभा में टोटल 545 सीटें हैं, जिसमें 543 तो निर्वाचित होते हैं और 2 क्या होते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो नॉमिनेट किए जाते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के, ये हिस्सा नहीं लेते हैं। ये नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय से मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके माता या पिता में से एक तो भारतीय हो और एक यूरोपीय हो। तो ऐसे लोगों के लिए एक तरीके से आरक्षण दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, और राज्यों की विधानसभा में भी दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उनकी जनसंख्या
हमारे देश में है थोड़ी बहुत, तो इसलिए उन्हें ऐसा ना लगे कि केंद्र में या राज्यों में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए आरक्षण दिया गया है। 2 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये साफ तौर पर लिखा हुआ आर्टिकल 331 में, आगे मैं बताऊंगा ही, फिर से मैं यहाँ पे आपको जल्दी बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 331 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, जो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में केवल ये 543 ही होंगे जो कि निर्वाचित होकर आते हैं, जो हम वोट करते हैं इन्हें। अब सोचिए क्यों इन 2 सदस्यों को क्यों नहीं भाग लिया जाता? क्यों? क्योंकि इन्हें तो राष्ट्रपति ही नॉमिनेट करते हैं, तो ये पक्षपात भी तो कर सकते हैं। इसी कारण से मान लीजिए ये 2 सदस्य रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। अब फिर से उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए हैं रामनाथ कोविंद जी, तो क्या होगा? ये 2 सदस्य तो हमेशा इन्हीं को वोट करेंगे, क्योंकि ये एहसान मानेंगे कि इन्होंने हमको मनोनीत किया था। इसी कारण से जो मनोनीत सदस्य हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। उसी प्रकार राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो राज्यसभा के 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन से लोग मनोनीत किए जाते हैं? 4 क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कला का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र, समाज सेवा का क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों में जो बहुत आगे लोग होते हैं उन्हीं को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते हैं। राष्ट्रपति सारा काम किसकी मर्जी से करते हैं? मंत्रिपरिषद की मर्जी से करते हैं। तो रामनाथ कोविंद जी जो भी काम करेंगे, तो जो मंत्रिपरिषद है मोदी सरकार की, उन्हीं के परामर्श पर वो सारा काम करेंगे। तो 2 लोगों को निर्वाचित किया गया था आंग्ल भारतीय समुदाय से, ये भी मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर करेंगे। तो जब भी आप सुने कि राष्ट्रपति ये करेंगे वो करेंगे, तो आप अपने दिमाग में पहले से ही नोट कर लीजिएगा कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, ठीक है। तो राज्यसभा के 233 सदस्य हिस्सा लेते हैं, और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं, अर्थात जो विधायक हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। ये बात तो हो गई जब रामनाथ कोविंद जी का निर्वाचन हुआ था। अब आगे जब फिर से चुनाव होंगे तो उसमें आप देखेंगे दिल्ली पुदुचेरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी जुड़ जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब इसे राज्यों में नहीं गिना जाएगा, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। आगे से जो चुनाव होंगे, आगे जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, उसमें ये स्थिति बनेगी। फिलहाल दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा ने हिस्सा लिया था, अभी जो चुनाव हुए थे उसकी हम बात कर रहे हैं। जब फ्यूचर में होंगे तो उसमें जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेश में ही गिना जाएगा, राज्यों से हटा दिया जाएगा, क्योंकि राज्य है नहीं अब। क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आपको मालूम ही, आर्टिकल 370 हटा, 35 से हटा, उसके बाद उसे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इतनी बातें तो आपको मालूम ही होगी। तो आर्टिकल 54 होप आपको समझ में आ गया होगा कि निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख किया गया है, मतलब ये बताया गया कि कौन कौन हिस्सा लेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लगा ये बताया गया आर्टिकल 54 में। जबकि आर्टिकल 55 अभी आप देखेंगे तो इसमें चुनाव का तरीका बताया गया है कि किस तरीके से चुनाव होगा। तो 54 और 55 में थोड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा। 54 में क्या बताया गया है कि उस निर्वाचन में कौन कौन सदस्य हिस्सा लेंगे, जबकि 55 में क्या बताया गया, उस चुनाव का तरीका क्या है, ठीक है। तो वही पढ़ते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का उल्लेख किया गया है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। इन दोनों का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक बात, अपने दिमाग में सोचिए कि सांसद कितने हैं टोटल जो हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो 543 लोकसभा के हैं, ठीक है, और 233 राज्यसभा के हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? ये 776 हो जाएंगे।
तो जबकि आप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो विधायक हैं उनको देखेंगे तो 4000 से भी ज़्यादा हैं, तो 4000 से भी ज़्यादा हैं। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब ये है कि केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी समान होगी। राष्ट्रपति के चुनाव में जितनी वैल्यू केंद्र की होगी उतनी ही वैल्यू राज्यों की होगी। तो एक सांसद जब वोट डालेगा तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, जबकि एक विधायक जब वोट डालेगा उसकी वैल्यू कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अभी जो पिछले चुनाव हुए ना उसमें जब एक सांसद ने वोट डाला तो एक वोट बराबर उसका 708 वोटों के बराबर था। एक सांसद ने जब वोट डाला तो उसके एक वोट को 708 गिना गया। वहीं अगर यूपी के एक विधायक ने वोट डाला तो उसके वोट को 208 गिना गया। तो देखिए विधायक का वोट की वैल्यू कम है जबकि सांसद के वोट की वैल्यू अधिक है। इसका मतलब ये है कि ये प्रयास किया गया है कि केंद्र और राज्यों की जो हिस्सेदारी है इस चुनाव में वो बराबर होनी चाहिए, इसलिए सांसदों की वोट वैल्यू बढ़ा दी गई क्योंकि इनकी संख्या कम है, जबकि राज्यों की वोट वैल्यू कम कर दी गई है। हर राज्य की वोट वैल्यू अलग अलग है। यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो वहाँ के विधायकों की वोट वैल्यू सबसे अधिक है, ठीक है। वहीं आप यूपी की 208 है, अगर बिहार की आपसे पूछा जाए तो 173 थी। ये याद नहीं करना, मैं आपको दिमाग में फिट करने के लिए बता रहा हूँ। पंजाब की 116 थी। एक तरीके में आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चुनाव में क्या सोचा जाता है कि सांसदों का वोट वैल्यू वो विधायकों के वोट वैल्यू के बराबर हो। कुल सांसदों का वोट वैल्यू बराबर क्या होना चाहिए? विधायकों के वोट वैल्यू के बराबर। और एक विधायक का वोट वैल्यू या एक सांसद का वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1000। तो एक विधायक का जो मत मूल्य है, जैसे यूपी के विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? यूपी की टोटल जनसंख्या 1971 के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। जो जनसंख्या है वो 1971 के हिसाब से लेते हैं क्योंकि उसके बाद जो जनसंख्या है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर से बढ़ी है। तो जो साउथ के इलाके थे वहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि है वो एकदम अच्छी स्पीड में थी, मतलब कंट्रोल में थी, जबकि जो नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हुआ, बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है। तो इसलिए नॉर्थ के जो विधायकों का मत मूल्य वो अधिक हो सकता है और साउथ के कम हो सकता है, इसलिए 1971 के हिसाब से जो जनसंख्या है वही ली जाती है और 2026 तक वो जनसंख्या वही ली जाएगी 1971 की जनगणना के हिसाब से। तो राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1000। तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। जबकि एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। समझ पा रहे हैं? तभी तो हुआ ये वाला। देखिए ये लाइन आपको समझ में आ रही कि नहीं? सांसदों का कुल वोट वैल्यू मतलब 776 इंटू एक सांसद का वोट वैल्यू। एक सांसद का वोट वैल्यू वो कितना होगा? विधायकों का वोट वैल्यू। और विधायकों का वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? मतलब हर राज्यों के विधायकों का कुल वोट वैल्यू हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ये कुल विधायकों का कुल वोट वैल्यू हो जाएगा। तो एक सांसद का वोट वैल्यू बराबर सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य, वही लिखा हुआ है, अपॉन 776 अर्थात संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो आपको समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला कैसे बना? ये वाला फॉर्मूला जो है यहीं से आया है। तो ये एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, बाकी दूसरा तो आप समझ ही जाएंगे। वैसे आपके एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाता है, अगर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आप देंगे तब उनसे पूछा जा सकता है। तो एक विधायक का मत मूल्य बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1000, जबकि एक सांसद का मत मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अर्थात 776, ठीक है। और उसके साथ ये भी याद रखिएगा कि उम्मीदवार को कम से कम 50% प्लस एक वोट जो चाहिए ही चाहिए होता, तभी वो जीता हुआ माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार को अगर अधिक वोट मिल गए तो वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है।
मतलब मान लीजिए 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो चारों में से जिसे ज़्यादा मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जीता हुआ तभी माना जाएगा जब उसे कम से कम 50% प्लस 1, कहने का भाव है 50% से ज़्यादा वोट मिले। कुल वोटों का 50% से ज़्यादा वोट अगर मिलेंगे उस उम्मीदवार को तभी वो जीता हुआ माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्या है? जो भी मतदाता वोट करने जाएगा वो वरीयता के हिसाब से वोट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी 4 कैंडिडेट हैं जिनका नाम ए बी सी डी है। मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव सी जीते, तो मैं क्या करूँगा, सी को एक पहली वरीयता दे दूँगा, ठीक है। अगर मैं ये सोचता हूँ अगर सी नहीं जीत पाए ना तो ए जीत जाए, तो ए को मैं 2 नंबर दे दूँगा, दूसरी रैंक पे रख दूँगा। फिर मैं चाहता हूँ अगर ए भी ना जीत पाए तो डी जीत जाए, तो इससे तीसरा रैंक दे दूंगा और बी को चौथा दे दूंगा। इस हिसाब से तो वरीयता के हिसाब से वोट मैं दूंगा, ठीक है। तो ये है इन दोनों शब्दों का मतलब। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति अगर आपके दिमाग में समझ में आ गया है तो इन सभी चीज़ों का पढ़ने को कोई मतलब नहीं, ये याद नहीं करना है। बस आपको इन चीज़ों का याद होना चाहिए, इन चीज़ों का मतलब समझ में आना चाहिए। अर्थात समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब आप समझे कि नहीं समझे कि राज्य और केंद्र की भागीदारी समान हो। इसी कारण से ये फॉर्मूला बनाया गया है जिससे ये पता लगता है सांसदों का वोट वैल्यू ज़्यादा होता है। एक सांसद का वोट जो है वो 708 वोट के बराबर था पिछली बार, जबकि विधायकों का वोट वैल्यू कम होता है और 50% प्लस 1 वोट चाहिए होता है किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए। अर्थात 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं तभी जीता हुआ माना जाता है, अदरवाइज नहीं। और एकल संक्रमण मत पद्धति मतलब वरीयता के हिसाब से वोटिंग होगी। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 55। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन से जोड़ा जाता है, 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। मगर अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं आ रहा है तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद ऐसा होता है वो कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। राष्ट्रपति का ही नहीं, जितने भी महत्वपूर्ण पद होते हैं ना उन्हें खाली नहीं कभी छोड़ा जाता है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए 5 वर्ष कंप्लीट नहीं हो पाते उससे पहले ही चुनाव करवा दिए जाते हैं, ताकि 5 वर्ष के बाद यूं ही राष्ट्रपति अपना पद खाली करें त्यों ही दूसरे आ जाएं, दूसरे राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ जिनका वो आ जाएं। अगर बाई चांस राष्ट्रपति अगर चाहें तो 5 वर्ष से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया बीच में तो उनका पद खाली हो जाएगा, तो कौन संभालेगा? उस समय चुनाव तो हुए नहीं होंगे, तो इसलिए फिर उपराष्ट्रपति उनका पद संभालते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो जो नया राष्ट्रपति चुन के आता है वो 5 वर्षों के लिए चुन के आता है। ऐसा नहीं कि बचे हुए समय के लिए चुन के आएगा कि पहले राष्ट्रपति ने 3 साल बाद इस्तीफा दिया तो जो दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव होगा 2 साल के लिए होगा, ऐसा नहीं है। तो जो दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो भी 5 साल के लिए ही आएगा। चाहे राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, चाहे राष्ट्रपति की बीच में मृत्यु हो जाए, तो जब पद खाली हो जाता है तो किसे संभालना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को संभालना पड़ता है। तो उपराष्ट्रपति मैक्सिमम 6 महीने ही संभाल सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना ही पड़ता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। और राष्ट्रपति को और कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग चलाकर भी इनको हटाया जा सकता है इनके कार्यकाल पूरा होने से पहले। महाभियोग की पूरी जानकारी, महाभियोग चलाने की पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है कि किस प्रकार महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति के विरुद्ध, तो आर्टिकल 61 में है। तो आर्टिकल 56 में क्या है? इनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, 5 वर्ष का कार्यकाल है। इनको शपथ कौन दिलाता है ये भी महत्वपूर्ण है। कौन दिलाता है सोचिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल 60 में जिक्र किया गया है, ठीक है। और अगर ये अपना पद पहले छोड़ना चाहें तब भी छोड़ सकते हैं, इन्हें हटाना चाहें तो महाभियोग चलाकर इन्हें हटाया जा सकता है। तो सारी जानकारी आपको आर्टिकल 56 के बारे में मालूम हो गई होगी। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 सबसे आसान है। इसमें यह लिखा हुआ है एक ही व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर वो जीतता जाए तो कितनी भी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जिस प्रकार अमेरिका में आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक राष्ट्रपति केवल 2 बार के लिए मैक्सिमम बन सकता है, अर्थात 10 वर्षों के लिए रह सकता है, 2 कार्यकाल के लिए। जबकि इंडिया में अगर एक ही राष्ट्रपति चाहे तो अगर जीतता जाए तो वो हमेशा के लिए कभी भी
कितने भी समय के लिए रह सकता है, मगर अभी केवल एक बार हुआ है कि 2 कार्यकाल के लिए चुना गया है। पहले राष्ट्रपति भारत के राजेंद्र प्रसाद, यही 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा कोई भी राष्ट्रपति 2 बार के लिए नहीं निर्वाचित किया गया है। नियुक्त नहीं कह सकते, निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है। नियुक्त तो वो होता है जिसमें कोई चुनाव नहीं होता, डायरेक्ट किसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो नहीं। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचित पद है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 में क्या लिखा हुआ? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख आर्टिकल 60 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर ये अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, जो सबसे सीनियर होंगे, वो दिलाएंगे राष्ट्रपति को शपथ। तो आर्टिकल 60 में ये लिखा हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को हटाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। तो देखिए, इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदन हैं, तो किसी भी सदन में पहले प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया गया है तो उस पर चर्चा होने से पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले? कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि आपके विरुद्ध इस सदन में महाभियोग लाया जा रहा है और इतनी तारीख से चर्चा शुरू होगी, ठीक है। और किस बेसिस पे लाया जाता है? ऐसे नहीं किसी को भी महाभियोग से हटाया जाए, नहीं। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो मान लीजिए ये लोकसभा है, ये राज्यसभा, ठीक है। तो 14 दिन पहले हमने राष्ट्रपति को बता दिया और सबसे पहले प्रस्ताव आया लोकसभा में। तो लोकसभा में उस पर जब चर्चा हुई, उसके बाद वोटिंग होगी, तो 2 तिहाई बहुमत, याद रखिएगा, 2 तिहाई बहुमत से अगर वो पास हो जाएगा लोकसभा में, तब वो दूसरे सदन में जाएगा। और दूसरे सदन में भी अगर 2 तिहाई बहुमत से पास हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और है इसमें। मान लीजिए पहले लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो लोकसभा में प्रस्ताव तभी एक्सेप्ट होगा जब लोकसभा के कुल सदस्यों की 1/4 जो सदस्य हैं वो हाँ करे कि हाँ आप प्रस्ताव लाइए। अगर सहमत हो, उस सदन के 1/4 सदस्य सहमत हो, तब प्रस्ताव उस सदन में लाया जाएगा, तब उस पर चर्चा होगी। समझ पाए रहे हैं आप? तो सबसे पहले मान लीजिए लोकसभा में लाना है प्रस्ताव, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य सहमत हो कि हाँ आप प्रस्ताव लाइए, तब प्रस्ताव लाया जाएगा। तो जिस दिन चर्चा होगी उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये सूचना दी जाएगी, फिर चर्चा होगी उस पर, सभी सदस्य अपना अपना जो पक्ष है वो रखेंगे, वो बताएंगे, उसके बाद वोटिंग होगी। 2 तिहाई बहुमत से अगर पारित हो गया तब दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ भी 2 तिहाई बहुमत से पास हो गया तब इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है राष्ट्रपति को पद से हटाना। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने का एकमात्र तरीका है महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत के अंदर ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं है जिन पर महाभियोग चलाया गया हो, जिन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो, ठीक है, याद रखिएगा। अब महाभियोग की जब प्रक्रिया है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं, तब जब महाभियोग की प्रक्रिया होगी उसमें लोकसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे, निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी, ठीक है। उसी प्रकार राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे, जबकि निर्वाचन में क्या हो रहा था, केवल मनोनीत सदस्य हिस्सा ले रहे थे। अब क्या होगा, लोकसभा के 545 सभी सदस्य हिस्सा लेंगे, 245 राज्यसभा के ये सभी सदस्य हिस्सा लेंगे, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जबकि जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, जबकि निर्वाचन में हिस्सा ले रहे थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा के निर्वाचन में सांसद और विधायक दोनों होते हैं, लेकिन निर्वाचित सांसद और विधायक, जबकि जब हटाना होता है तो केवल और केवल सांसद ही हिस्सा लेते हैं, वो भी सभी, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो।
ठीक है, अब देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को 7 भागों में हमने बांटा हुआ है। कार्यपालिका शक्ति या बोला जाए कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। एक एक करके सभी को हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। इसका जिक्र आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 53 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और उसके बाद क्या लिखा हो? वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेंगे। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब यहाँ किसे कहा गया है? मंत्री परिषद को कहा गया है, केंद्रीय मंत्री परिषद को। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि संघ सरकार की जो कार्य करने की शक्ति है, केंद्र सरकार की जो कार्य करने की शक्ति है, वो राष्ट्रपति में ही निहित है। राष्ट्रपति के ही नाम से सारे काम होते हैं। ठीक है, भले ही नाम मात्र प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। और सत्ता को मेन एंजॉय कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। बस राष्ट्रपति का नाम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, एक घर में जो दादाजी हैं वो मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, और आपके पिताजी वो एक गवर्नमेंट है, वो सरकार है, मंत्रिपरिषद मान लीजिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है। सारा काम जो भी होगा घर में दादाजी के नाम पर ही होता है। तो एक तरीके से आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति की स्थिति बता रहा हूँ। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर की जो स्थिति होती है वही राष्ट्रपति की स्थिति है। तो कार्यपालिका शक्तियाँ क्या क्या हैं देखते हैं। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, आपको बता ही दी गया। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करते हैं। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब क्या है? यहाँ पे है मंत्रिपरिषद। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। आर्टिकल 77 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 75 में ये लिखा हुआ साफ तौर पर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत कर आए तो शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा होगा, तो वहाँ पे क्या हुआ था? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक लिस्ट दी थी राष्ट्रपति को, जो मंत्रिपरिषद की लिस्ट थी। तो मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को भी शपथ किसने दिलाई थी? राष्ट्रपति ने। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इन्हें शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो ये शक्तियां हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित, देख पा रहे हैं आप। आर्टिकल 75 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। और मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 76 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो आप ये समझ ही जाइए कि सारे काम राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। आर्टिकल 76 आप पढ़ेंगे आगे, महान्यायवादी से संबंधित है, अर्थात अटर्नी जनरल, जो सबसे बड़े वकील होते हैं भारत सरकार के। उसके बाद सूचना प्राप्त करने का अधिकार 78 में दिया गया है राष्ट्रपति को। मतलब राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि देश में क्या चल रहा है संघ के मामले में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सूचना वो हासिल कर सकते हैं राष्ट्रपति। समझ पा रहे हैं कि मतलब उन्हें पूरा जानने का अधिकार है कि देश में शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी जानकारी लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का ये कर्तव्य भी है कि सारी जानकारी उनको दी जाए, कुछ छुपाया ना जाए उनसे। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति ये आपको बता दिया। आगे देखते हैं, कैग अर्थात महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 148 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। किसकी सलाह पर होती है? आप समझ गए होंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। ठीक है, ये भी आगे चैप्टर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में भारत के सीएजी कौन हैं, तो राजीव हैं। ठीक है, राजीव जी।
पूरा नाम है राजीव महर्षि। और पहले कौन थे? पहले नरहरि राव थे। ठीक है, नरहरि राव ये भारत के पहले सीएजी थे। और उसी प्रकार आपको अभी महान्यायवादी के बारे में बताया, अटर्नी जनरल। तो वर्तमान में अटर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। और पहले कौन थे? MC सीतलवाड़। तो ये चैप्टर जब आएंगे कैग के और अटर्नी जनरल के तो फिर से रिपीट कर दूंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपालों की नियुक्ति होती है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति होती है ना, ये भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 155 में साफ तौर पर लिखा हुआ है। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राज्यों में राज्यपाल होते हैं और वही केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होते हैं? उपराज्यपाल कहलाते हैं या प्रशासक कहलाते हैं। जिसमें दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल कहलाते हैं और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ प्रशासक कहलाते हैं। और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये भी आर्टिकल 316 में जिक्र किया गया है। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उसी प्रकार निर्वाचन आयोग और उसके मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 324 में इसका जिक्र किया गया है। और इसके अलावा राष्ट्रपति ही अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन करते हैं, अर्थात एक आयोग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिएगा। हालांकि यूपीएससी का भी जो चैप्टर है वो आगे आएगा तो आप देखेंगे, आपको वहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद सक्सेना है। कौन है? अरविंद सक्सेना। ये बदलने वाले हैं अभी, तो अपडेट रहिएगा। ठीक है, जो भी वर्तमान में बताया जा रहा है जब भी आप पढ़ें तो उस समय आप उस वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए कीजिए, क्योंकि अरविंद जो सक्सेना है ये बदलने वाले हैं। ठीक है, आज तो मैं 14 जनवरी को ये लेक्चर बना रहा हूँ, क्या पता आप 1-2 महीने बाद देख रहे हो इसे, तो तब तक ये बदल गए होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अरविंद सक्सेना है वर्तमान में। और पहले यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो सर रोज बारकर थे। ठीक है, कौन थे? रोज बारकर, नोट कर लीजिएगा। उसी प्रकार जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जबकि पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन थे। चलिए उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से पहले मैं आपको रिपीट करना चाह रहा हूं कि जो संसद होती है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 में ये लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। नहीं नहीं, संसद का मतलब है राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होते हैं, ऐसा आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है। तो अगर ये संसद के अभिन्न अंग है तो इनके पास विधायी शक्तियां तो होंगी ही होंगी। तो क्या क्या विधायी शक्तियां हैं? सबसे पहले यही जान लीजिए, आर्टिकल 80 के पहले क्लॉज में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उनको मनोनीत करते हैं। तो पहली विधायी शक्ति तो यही होगी। ठीक है, विधायी शक्तियां मतलब संसद से संबंधित शक्तियां, और संसद में ही राज्यसभा है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 80 के पहले क्लॉज में लिखा हुआ है। आर्टिकल 80 के तीसरे क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? वो जो 12 सदस्य होंगे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित होंगे। तो आर्टिकल 79 संसद की बात की गई है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन और उसकी बात की गई है, और आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। और उसके बाद लोकसभा के 2 सदस्यों को भी मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, जो कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। ये जिक्र आर्टिकल 331 में ऑलरेडी आपको बता दिया गया था। और लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। ये अधिकार भी राष्ट्रपति को है कि अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है या उपाध्यक्ष का पद है वो खाली हो जाए तो किसी भी सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली हो गया है तो उपाध्यक्ष संभाल लेंगे। अगर दोनों पद खाली हैं तब राष्ट्रपति किसी को भी उसका पद संभाल सकते हैं, लेकिन वो उसी सदन का होना चाहिए। जैसे लोकसभा के
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं, नहीं उपस्थित हैं, तो क्या करेंगे राष्ट्रपति? लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष पद पर बैठा देंगे। उसी प्रकार राज्यसभा में क्या होते हैं? सभापति और उपसभापति कहलाते हैं ना, अध्यक्ष नहीं कहते हैं। राज्यसभा में सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। जो सभापति होते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं, ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा के सभापति हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं। तो जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति को अधिकार है, वो किसी भी राज्यसभा के सदस्य को उस पद पर बैठा सकते हैं। उसके बाद हर लोकसभा चुनाव के बाद और हर वर्ष जो प्रथम सत्र होता है उसके आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं? लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद या हर साल जो पहला सत्र होता है, अर्थात बजट सत्र ही होता है, पहली बार तो बजट सत्र ही आता है फरवरी में, उसके जो पहले दिन राष्ट्रपति के द्वारा ही संबोधन किया जाता है। आर्टिकल 87 में ये लिखा हुआ है साफ तौर पर, ठीक है। उसका राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत करते हैं। जनरली 3 सत्र होते हैं, एक साल में 3 सत्र होते हैं। संसद का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। पहला होता है बजट सत्र, फिर होता है मानसून, फिर शीतकालीन सत्र। और तीनों सत्र के शुरुआत में पहले दिन इसकी शुरुआत कौन कराते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। तो उसी को बोला जाता है सत्र आहूत। सत्र आहूत मतलब सत्र की शुरुआत। जैसे बजट सत्र के पहले दिन किसने शुरुआत करवाई? राष्ट्रपति ने। मानसून सत्र के पहले दिन किसने शुरुआत करवाई? राष्ट्रपति ने। और उसी प्रकार शीतकालीन सत्र के पहले दिन की शुरुआत किसने करवाई? राष्ट्रपति ने। तो वो क्या कहा जाता है? सत्र आहूत करना। और सत्रावसान भी राष्ट्रपति ही करते हैं। सत्रावसान का मतलब सत्र को समाप्त करना। पहले दिन शुरुआत करवा दी और सत्र मान लीजिए 2 महीने चला, 2 महीने चला और लास्ट दिन समाप्त किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। उसी प्रकार मानसून सत्र को भी समाप्त किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। शीतकालीन सत्र को भी समाप्त किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। उसे कहा जाता है सत्रावसान। और लोकसभा को विघटित करने की भी शक्ति राष्ट्रपति को है। आर्टिकल 85 में इतनी बातों का जिक्र है। लोकसभा विघटित का मतलब आप समझ पा रहे हैं? लोकसभा को भंग कर देना। लोकसभा भंग हो गई, उसके बाद फिर से देश में चुनाव होंगे, ठीक है। एक होता है लोकसभा को स्थगित करना और एक होता है लोकसभा को विघटित करना। लोकसभा को स्थगित करना मतलब होता है लोकसभा की जो बैठक हो रही है उसको स्थगित कर दिया, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। ये टेम्पररी होता है। जबकि विघटित या भंग कर देना का मतलब क्या है? एकदम से लोकसभा भंग ही हो गई और फिर से देश में चुनाव होंगे। लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार केवल लोकसभा के अध्यक्ष को है, जबकि लोकसभा को विघटित या लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है। आर्टिकल 85 में ये लिखा हुआ है। उसका राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी भी सदन को एक साथ या अलग अलग संबोधित कर सकते हैं और सदन में कोई भी संदेश भी भिजवा सकते हैं। आर्टिकल 86 में ये इनकी शक्ति दी गई है। आर्टिकल 85, 86 और 87 ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद किसी भी विधायक को लेकर अगर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ये अधिकार इनको आर्टिकल 108 में दिया गया है। कोई साधारण विधेयक लोकसभा में मान लीजिए पास हो गया, राज्यसभा वाले उसे पास नहीं कर रहे हैं और 6 महीने से ज़्यादा वक्त लगा दिया उन्होंने, तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला दें। संयुक्त अधिवेशन बुला दिया जाता है तो उसमें जो निर्णय है वो लोकसभा के ही इच्छा अनुसार होता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का डबल से भी अधिक है। कहाँ 245 और कहाँ 545। अब देखिए दुगना से भी ज़्यादा है। तो जब वोटिंग होगी तो उसमें लोकसभा ही हावी होती है। और लोकसभा का जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो अध्यक्षता कौन करता है, ये भी प्रश्न उठता है। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं या राज्यसभा के सभापति करते हैं? बताइए कौन करता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट बना के लिख लीजिएगा कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर वो भी उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, लेकिन सभापति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सभापति ना राज्यसभा से संबंधित होते हैं ना लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि वो होते हैं उपराष्ट्रपति। इसलिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वो नहीं करते हैं, ठीक है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है।
3 विधेयकों के बारे में। ये पहला विधेयक था 1961 में आया था, दहेज निरोधक विधेयक, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। दूसरा विधेयक था बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 में, तब भी बुलाया गया था। उसके बाद पोटा एक्ट, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002, तब भी बुलाया गया था। दहेज निरोधक विधेयक जब आया था उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बैंकिंग सेवा आयोग जब उस समय मोरारजी देसाई थे, जबकि आतंकवाद निरोधक विधेयक अर्थात पोटा जो था अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय प्रधानमंत्री। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में और क्या याद रखना आपको कि हमारी संसद में जो भी विधेयक या बिल आते हैं वो अधिनियम कैसे बनते हैं आपको मालूम है क्या? जब राष्ट्रपति उन पर साइन कर देंगे तभी वो बनेंगे कानून। कोई बिल पहले राज्यसभा या लोकसभा दोनों से पास हो जाएगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति अगर साइन करेंगे तभी वो कानून बन पाएगा। ठीक है। और धन विधेयक आगे पढ़ाएंगे संसद वाले चैप्टर में कि धन विधेयक को लोकसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, और धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में बाद में लाया जाता है। जब लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा में लाया जाता है, और राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। उन 14 दिन के अंदर उन्हें पास करना ही पड़ता है। तो आप देखेंगे कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास ही सारी शक्तियां होती हैं, क्योंकि धन विधेयक पैसों से संबंधित होता है। पैसों के निकालना, पैसों को जमा करना या कर हटाना, कर कम करना, तो इसलिए लोकसभा को ही ताकत दी गई है। ठीक है। तो कोई भी विधेयक जब दोनों सदनों से पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे आप सोचिए? क्या केवल साइन ही करेंगे? नहीं, आर्टिकल 111 में साफ तौर पर लिखा गया है कि उनके पास 3 ऑप्शन है, 3 विकल्प हैं। या तो वो साइन कर दें, अगर वो साइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार होता है कि वो साइन ना करे, उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, उसके बाद अगर संसद ने फिर से उसमें बिना किसी परिवर्तन के राष्ट्रपति को दिया तो राष्ट्रपति को दोबारा साइन करना ही पड़ता है। और तीसरा ऑप्शन है कि वो ना हाँ कहें ना कहें, अपने पास सुरक्षित रख लें, अपनी जेब में रख लें, तो उसे कहा जाता है पॉकेट वीटो की स्थिति, अर्थात जेबी निषेधाधिकार। पॉकेट वीटो की स्थिति कब आती है? जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, तब उसे कहा जाता है राष्ट्रपति ने अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। उसके बाद राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है कि आर्टिकल 123 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश में आमतौर पर 3 बार ही सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगर सत्र चल रहा है तब तो कानून बना सकती है संसद। अगर बाई चांस सत्र नहीं चल रहा है और हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि किसी न किसी कानून की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो क्या होगा? उसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अर्थात एक अस्थायी कानून बना सकते हैं। ठीक है। जो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से संसद कानून बनाती है, उसी प्रकार से ये भी होगा, वैसे ये भी लागू होगा, लेकिन अस्थायी से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ये लागू किया जाता है। जब सत्र शुरू होता है तो सत्र शुरू होने के 6 हफ्ता के अंदर अंदर इसे कानून बन जाना चाहिए, अर्थात दोनों सदनों से इसे पास हो जाना चाहिए। अगर पास नहीं हो पाता तो वो अध्यादेश समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनयिक और आपातकालीन शक्तियाँ। राजनयिक शक्तियाँ बोला जाए या डिप्लोमेटिक पावर या कूटनीतिक शक्तियाँ। तो देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 143 में दिया गया है। किसी भी संवैधानिक मामले में अगर उन्हें कुछ संवैधानिक चीज़ समझ में ना आए कि संविधान में क्या उल्लेख है क्या नहीं, या किसी भी कानून के तहत उन्हें कोई परेशानी आ रही है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श ले सकते हैं। आर्टिकल 143 में उन्हें पावर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 124 में इसका जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरीके से नाम मात्र का ही इनके पास अधिकार है, क्योंकि एक कोलिजियम व्यवस्था होती है। सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि 5 सदस्यों की कोलिजियम होती है। उस कोलिजियम के सदस्य भी सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश होते हैं। वही खुद के लिए न्यायाधीश की चुनाव करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति को वो नाम भेजते हैं, राष्ट्रपति को हाँ करना ही पड़ता है।
बस एक बार वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, मगर फिर से वो नहीं नाम आ गया तो उन्हें नियुक्त करना ही पड़ेगा। तो ये सब छोड़िए, बस आर्टिकल 124 और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ये याद रखिए। बाकी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वो किसके परामर्श पर करते हैं? कोलिजियम व्यवस्था के परामर्श पर करते हैं। थोड़ा सा दिमाग में ये रख लीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ें आपको फिर से और क्लियर हो जाए, अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217 में दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति को क्षमादान की भी शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 72 में। किसी के अपराध को वो क्षमा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये सारे अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं आर्टिकल 72 के तहत। उसके बाद पढ़ते हैं वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर, देखिए धन विधेयक को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ती है, ये याद रखिएगा। और राज्य और केंद्र के बीच में जो टैक्स का बंटवारा है उसके लिए हर 5 वर्ष में वो वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, आर्टिकल 280 में उनको अधिकार दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति हर वर्ष जो बजट लाया जाता है संसद में वो राष्ट्रपति ही रखवाते हैं, आर्टिकल 112 में ये उनको अधिकार दिया गया है। और आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है, आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का जिक्र किया गया है। तो भारत का जो मेन खजाना है आप देखेंगे, संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक निधि, वो आगे चलकर संसद के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जानिए कि भारत का जो खजाना है जहाँ पैसे होते हैं वो 2 प्रकार का है। एक संचित निधि, वहाँ से पैसे निकालें तो संसद से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर संसद नहीं चल रही है फिर क्या करेंगे, वो कहाँ से पैसे लेंगे अगर सरकार को जरूरत पड़ गई। तो इसलिए आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अंदर में होती है, राष्ट्रपति से सलाह लेकर, परमिशन लेकर वो आकस्मिक निधि से पैसे निकाल लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं, और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। युद्ध की घोषणा और समाप्ति जो करनी है वो राष्ट्रपति को ही अधिकार है किसी भी देश के साथ। उसके बाद राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ या डिप्लोमेटिक पावर या कूटनीतिक शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ होती हैं और जो समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का जो प्रतिनिधि है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। और किसी भी देश में राजदूतों और उच्चायुक्तों की जो नियुक्ति हो राष्ट्रपति ही करते हैं। और अन्य देश के जो राजदूत होते हैं और या उच्चायुक्त जो होते हैं उनका स्वागत भी राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद आपातकालीन शक्तियाँ, ये अलग से एक चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल में बताया जाएगा। बस ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति को ही अधिकार है आपातकालीन घोषणा करने का। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। जब ये चैप्टर आएगा तो हम डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।